एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान, स्वागत है आप सबका। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के ज़ूलॉजी फर्स्ट पेपर के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने ट्रिपैनोसोमा नाम के एक पैरासाइट को डिस्कस किया था, उसकी मार्फोलॉजी और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया था। जिन लोगों का वो वीडियो मिस हो गया हो, बीएससी थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। उससे पहले एक वीडियो में हमने बीएससी थर्ड ईयर के ज़ूलॉजी के फर्स्ट पेपर के सिलेबस को डिस्कस किया था। उसमें आपको बताया गया था कि उसकी फर्स्ट यूनिट पैरासाइटोलॉजी की यूनिट है, जिसमें ट्रिपैनोसोमा नाम के एक पैरासाइट को आपको पढ़ना है। तो उस पैरासाइट के बारे में ये दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने ट्रिपैनोसोमा के स्पीशीज़, उसकी मार्फोलॉजी और स्ट्रक्चर के और लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उससे होने वाले इन्फेक्शन को डिस्कस करेंगे। ट्रिपैनोसोमा, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक यूनिसेलुलर यूनिफ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन है। वो एक एंडोपैरासाइट है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में पाया जाता है, ब्लड स्ट्रीम में मूव करता है। उसकी 3 स्पीशीज पैरासिटिक या पैथोजेनिक नेचर की हैं। उनमें से ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस और ट्रिपैनोसोमा रोडेशियंस, ये 2 सबसे कॉमन स्पीशीज़ हैं। हम जिस इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं वो मेनली ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के कारण जो है वो होता है। और जो इन्फेक्शन कॉज होता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के कारण, उसको आमतौर पर स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग कहते हैं। मेडिकल टर्म उसके लिए ट्रिपैनोसोमियासिस है। तो आइए इसके बारे में और बात करते हैं। तो पहले तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा, इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस इज नोन एज ट्रिपैनोसोमियासिस। तो ट्रिपैनोसोमियासिस वो इन्फेक्शन है जो ट्रिपैनोसोमा के कारण उत्पन्न होता है। आम बोलचाल की भाषा में इस रोग को स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं या निद्रा रोग कहते हैं। अब इसके बारे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। ज़्यादा नींद आना, ये एक रोग निद्रा रोग की कैटेगरी में या उसकी क्लासिफिकेशन में शामिल किया जाता है, ऐसा नहीं है। आगे भी आप डिस्कस जब करेंगे इसको तो आप देखेंगे कि नाम ज़रूर इसका स्लीपिंग सिकनेस है, लेकिन ज़्यादा नींद आना इसका कारण नहीं है। इसके और दूसरे सिम्टम हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। जो दूसरी यहाँ पर बात बताई गई है उसको याद रखिएगा। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस, जो टेक्निकली जिस रोग को हम कहते हैं, वो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के कारण होता है। एक बात याद रखिएगा कि स्लीपिंग सिकनेस नाम का जो ये रोग है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का रोग है। अफ्रीका महाद्वीप में मुख्य रूप से होता है। लैटिन अमेरिकी देशों में, मैक्सिको और कोलंबिया और पेरू और चिली जैसे देशों में भी इसी तरह का एक रोग होता है, लेकिन उसको चगास डिजीज कहते हैं। वो एक अलग स्पीशीज से ट्रिपैनोसोमा की होता है, लेकिन जिसको आमतौर पर स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, वो रोग मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों में होता है। और उसमें से 98% केसेस में ये इन्फेक्शन ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के कारण होता है। 2% केसेस में इन्फेक्शन जो है वो ट्रिपैनोसोमा रोडेशियंस नाम की जो इसकी दूसरी स्पीशीज है उसके कारण होता है। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जिसको कहा जा रहा है वो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस नाम की स्पीशीज के कारण होता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में अलग अलग तरह के एग्जाम्स में इसके बारे में मिल जाएंगे। इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय ग्लोसिना पल्पैलिस, आमतौर पर उसको सीसी फ्लाई कहते हैं। एक बड़े आकार की मक्खी है ये। अफ्रीकी महाद्वीप के अलग अलग देशों में, खासतौर से सहारा वाले क्षेत्र में, सहारा डेजर्ट रीजन जो है, वहाँ पर ये आमतौर पर पाई जाती है। ग्लोसिना पल्पैलिस इसका जोलॉजिकल नेम है और वैसे इसको सीसी फ्लाई कहते हैं। ब्लड सकिंग इंसेक्ट है ये, मनुष्यों का रक्त चूसने वाली एक फ्लाई, एक मक्खी है। बहुत सारी इसकी स्पीशीज़ हैं, सारी उसमें से एजेंट या वेक्टर का काम नहीं करती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी देश हैं अफ्रीकी महाद्वीप में जहां पर यह सीसी फ्लाई पाई जाती है, लेकिन वहां पर स्लीपिंग सिकनेस का रोग आमतौर पर नहीं होता है। लेकिन ये जो ग्लोसिना पल्पैलिस स्पीशीज जिसकी आपने बात करी है, ये सबसे कॉमन एजेंट या वेक्टर है इस रोग की। तो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अक्सर ये होता है कि आप सीसी फ्लाई जो उसका कॉमन नेम है वो तो याद रखते हैं, लेकिन ग्लोसिना नाम आप भूल जाते हैं, तो उसको खासतौर से याद रखिएगा, ग्लोसिना पल्पैलिस। तो ये इसका इन्फेक्शन
कॉज का वेक्टर है, एजेंट है, जो किसी संक्रमित व्यक्ति से स्लीपिंग सिकनेस रोग को किसी स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचाने का काम करती है जब उसको काटती है और वहां से रक्त चूसती है। तो ब्लड सकिंग इंसेक्ट है ये। एक और आपके लिए अच्छा एक डाटा है, इसको याद रखिएगा। कुल मिलाकर ये डाटा यहां पर 24 कंट्रीज के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन WHO की जो 2018 की रिपोर्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अकॉर्डिंग टोटल 36 कंट्रीज, 36 देश ऐसे हैं अफ्रीकी महाद्वीप में जहां पर स्लीपिंग सिकनेस का रोग जो है या निद्रा रोग पाया जाता है, ट्रिपैनोसोमियासिस का रोग आमतौर पर पाया जाता है। 24 उसमें से जो देश हैं जो वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में हैं, उनमें ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये एक नाम याद रखिएगा, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये एक बहुत छोटा सा देश है सहारा क्षेत्र में, सहारा डेजर्ट रीजन में अफ्रीका के। जितने केसेस अफ्रीका में ट्रिपैनोसोमियासिस के पाए जाते हैं उसमें से 70% जो केसेस हैं, 70% जो केसेस हैं वो केवल इसी देश में मिलते हैं, कॉन्गो में। इसके अलावा जो दूसरे प्रभावित देश हैं, अफेक्टेड कंट्रीज हैं, उसमें युगांडा, मालावी, तंजानिया, जाम्बिया, ये सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं। अब एक बात और यहां पर याद रखिएगा, सीसी फ्लाई या ग्लोसिना पैल्पेलिस और इसकी दूसरी स्पीशीज भारतीय उपमहाद्वीप में यानी कि भारत में और आसपास के पड़ोसी देशों में नहीं पाई जाती हैं। और ये जो ट्रिपैनोसोमा है इसकी स्पीशीज भी आमतौर पर एशियाई देशों में नहीं पाई जाती हैं। तो भारत में इस तरह का इन्फेक्शन नहीं होता है। अफ्रीकी देश और दक्षिण अमेरिकी देश, जिनको लैटिन अमेरिकी देश कहते हैं, वो इससे ज्यादा प्रभावित हैं, खासतौर से ये कॉन्गो, उगांडा, मलावी, तंजानिया जैसे अफ्रीकी देश। तो ये आप याद रखिएगा कि खास तौर से अफ्रीकी देशों का ये रोग है जहां पर सीसी फ्लाई भी बहुत पाई जाती है और ट्रिपैनोसोमियासिस का इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है। जो रोग होता है ये ट्रिपैनोसोमियासिस, इसकी मेडिकली 2 स्टेज हैं। एक पहली जो अवस्था है इसके इन्फेक्शन की, फर्स्ट स्टेज, यानी कि जब किसी को इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई काटेगी तो उस व्यक्ति में अगर उसने इन्फेक्शन को पास किया है, अगर पहले किसी इन्फेक्टेड पर्सन को वो काट चुकी है और उसके बाद किसी स्वस्थ व्यक्ति, किसी हेल्दी पर्सन को उसने काटा है, तो इन्फेक्शन उसने पास कर दिया हेल्दी पर्सन में, तो उस इन्फेक्शन की जो प्रथम अवस्था है, फर्स्ट स्टेज है, उसमें जो पैरासाइट है यानी कि ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो है वो सबकुटेनियस टिश्यूज में पाया जाता है। सबकुटेनियस टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज सिचुएटेड जस्ट बिलो द स्किन लेयर। आपकी त्वचा के नीचे जो ऊतक या टिश्यूज पाए जाते हैं, खासतौर से वहां पर एक फैट की लेयर होती है, तो वो सबकुटेनियस टिश्यूज या सबकुटेनियस लेयर कहलाती है। वहां पर आपको पैरासाइट मिलेगा। इसके अलावा आपको ब्लड में पैरासाइट मिलेगा इस स्टेज में, और लिम्फ में आपको पैरासाइट मिलेगा, जिसको लसिका कहते हैं हिंदी में। तो जो प्रथम अवस्था है इन्फेक्शन की, जो फर्स्ट स्टेज है, उसमें पैरासाइट केवल आपकी त्वचा के नीचे टिश्यूज में, बिलो द स्किन टिश्यूज में पाया जाता है, आपके रुधिर में, ब्लड में पाया जाता है और आपके लिम्फ में यानी कि लसिका में पाया जाता है। और इस ब्लड स्ट्रीम में वो लगातार आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। जो सिम्टम्स इस अवस्था में दिखते हैं, जो हमें लक्षण इस अवस्था में दिखते हैं, वो वैसे नॉर्मल सिम्टम है, और भी कई रोगों में दिख सकते हैं आपको। फीवर आना, बार बार फीवर आना, बार बार बुखार आना, सिर दर्द, हेडेक, एनलार्ज लिम्फ नोड्स का फूल जाना यानी कि उनमें स्वेलिंग आ जाना, लसिका ग्रंथियां जो हैं, गांठें जो हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाना, और उसके साथ साथ ज्वाइंट पेन और इचिंग, जोड़ों में दर्द होना और पूरे शरीर में खुजली होना, ये प्रारंभिक लक्षण हैं। और अक्सर ये होता है कि किसी व्यक्ति में इन्फेक्शन की फर्स्ट स्टेज शुरू हो गई है लेकिन उसमें ये लक्षण भी नहीं दिखते हैं। इस रोग को खोजना, इस रोग का किसी व्यक्ति में पता लगाना और उसका इलाज शुरू करना जो है वो इसीलिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी सारे रोगियों में, काफ़ी सारे पेशेंट में इसके फर्स्ट सिम्टम या इनिशियल सिम्टम नहीं दिखते हैं, यानी कि वो पेशेंट एसिम्टोमेटिक होते हैं। ऐसी कंडीशन में ये पता नहीं चलता है कि उसको इन्फेक्शन हुआ है, तो उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है, उसका डायग्नोसिस भी नहीं हो पाता है और उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं शुरू होता है। ये बात याद रखिए, कोई प्रॉपर वैक्सीन या मेडिसिन अभी तक उपलब्ध नहीं है ट्रिपैनोसोमियासिस की। तो जब अर्ली स्टेज में पता चलता है और ट्रीटमेंट शुरू होता है तभी व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना होती है, अदरवाइज डेथ उसमें
आगे चलकर कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में जरूर हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेज के सिम्टम अगर किसी में दिख रहे हैं तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए, क्योंकि तब पैरासाइट आपकी केवल स्किन के नीचे लेयर में और ब्लड में है, अभी नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंचा है। सेकेंड स्टेज जो है रोग की, दूसरी अवस्था जो है, उसमें पैरासाइट आपके नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है। हमारा जो ब्रेन है उसके आसपास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको अगर क्रॉस कर लिया एक बार पैरासाइट ने और आपके ब्रेन टिश्यूज में यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर पहुंच गया तो फिर ये सेकेंड स्टेज यहां से शुरू हो गई, और अनफॉर्चुनेटली ऐसे पेशेंट का इलाज करना बहुत मुश्किल है और कुछ समय के बाद उसकी डेफिनेटली डेथ हो जाती है। तो एक बार अगर ब्लड ब्रेन बैरियर, जो ब्लड और ब्रेन के बीच में जो एक सर्कुलेटरी सिस्टम का जाल है, वहां पहुंचकर पैरासाइट अगर एक बार आपके ब्रेन टिश्यूज में या नर्व टिश्यूज में आपके एंटर हो गया किसी भी पेशेंट के, तो फिर वो वहां से सेकेंड स्टेज शुरू हो जाती है। और जो सबसे निश्चित लक्षण है, जो एग्जैक्ट और डेफिनेट सिम्टम्स हैं ट्रिपैनोसोमियासिस के, वो आपको सेकेंड स्टेज में दिखेंगे। उसमें चेंजेस इन बिहेवियर, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होना, कंफ्यूजन, स्लीप डिस्टर्बेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो सेकेंड स्टेज है किसी भी पेशेंट की, उसमें ये सिम्टम जब आता है स्लीप डिस्टर्बेंसेस, तो बिल्कुल साफ साफ पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को ट्रिपैनोसोमियासिस जो है वो शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि जब हम कहते हैं निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस, तो उसका मतलब ये होता है किसी व्यक्ति को जब बहुत नींद आती है या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जिसमें नींद आ रही है तो वो ये स्लीपिंग सिकनेस है। ऐसा नहीं है, आप ये यहाँ पर कंफर्म कर लीजिए बात को और इसको याद रखिएगा कि स्लीपिंग सिकनेस रोग में व्यक्ति का स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, रात में उसको नींद नहीं आती है। नॉक्टर्नल इंसोमैनिया, ये मेडिकल टर्म है। नॉक्टर्नल इंसोमैनिया, रात में नींद ना आना, नींद ना आने की अवस्था इंसोमैनिया कहलाती है। नॉक्टर्नल मतलब ड्यूरिंग नाइट। तो नॉक्टर्नल इंसोमैनिया, जब किसी व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती है, नॉर्मल बायोलॉजिकल क्लॉक जो है हमारी, उसके अकॉर्डिंग रात में नींद आनी चाहिए और दिन में नॉर्मली जो है व्यक्ति नहीं सोते हैं, तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी नेचर ने फिक्स की है, लेकिन यहां पर वो डिस्टर्ब हो जाती है। रात में नींद नहीं आती है, दिन में नींद आती है, लेकिन वो नींद नॉर्मल नींद से कम होती है। नो हाइपरसोमैनिया, हाइपरसोमैनिया मतलब बहुत अधिक नींद आना। तो ये भी याद रखिए, स्लीपिंग सिकनेस में नॉर्मल किसी जो व्यक्ति है, जो कोई सामान्य व्यक्ति है, उसको जितनी नींद आती है उससे भी बहुत कम नींद व्यक्ति को आती है। और एक जो सिम्टम दूसरा साथ में जुड़ा हुआ है कि जो व्यक्ति अफेक्टेड है ट्रिपैनोसोमियासिस से, उसको नींद दिन में जब भी आती है तो अक्सर उसकी आई बॉल का मूवमेंट जो है वो लगातार होता रहता है, या तो आंखें खुली रहती हैं या आंखें अगर बंद भी होती हैं तो नॉर्मल उसका आई बॉल का मूवमेंट जो है वो बहुत तेज रहता है। तो वो सोता हुआ मालूम होता है, लेकिन आई बॉल का मूवमेंट उसका नॉर्मल वे में चलता रहता है। तो हाइपरसोमैनिया नहीं होता है, अधिक नींद नहीं आती है। नॉक्टर्नल इंसोमैनिया होता है, रात में नींद नहीं आती है, दिन में नींद आती है, लेकिन वो भी नॉर्मल जो कोई भी व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, उससे कम नींद आती है। तो ये सेकेंड स्टेज के सिम्टम्स होते हैं, जिससे अक्सर ये कंफर्म हो जाता है कि उस व्यक्ति को ट्रिपैनोसोमियासिस है, लेकिन खाली सिम्टम देख के कंफर्म नहीं होता है, उसका टेस्ट भी करना होता है। अब एक छोटा सा यहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया, इसको याद रखिएगा। ट्रिपैनोसोमियासिस इज सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर। अगर आपने ये वर्ड पहले सुना है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस साल आप बीएससी थर्ड ईयर में ये आगे आप वर्ड सुनेंगे। सर्केडियन रिदम्स ऐसी एक्टिविटीज को कहते हैं जो हर 24 घंटे में रिपीट होती हैं, या जिनके पूरा होने में, जिनका एक साइकिल कंप्लीट होने में 24 घंटे लगते हैं। नींद आना ये हमारा एक सर्केडियन रिदम है, हर 24 घंटे के बाद वो साइकिल हमारा कंप्लीट होता है नींद आने का। तो ट्रिपैनोसोमियासिस की वजह से चूंकि रात में नींद नहीं आती है, नॉक्टर्नल इंसोमैनिया हो जाता है, तो ये हमारा सर्केडियन रिदम जो है ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो ट्रिपैनोसोमियासिस इज अ काइंड ऑफ सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर। ये एक तरह का ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमारा सर्केडियन रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, एक परजीवी की वजह से होने वाला रोग है, लेकिन अपने सिम्टम्स के आधार पर ये एक सर्केडियन रिदम
डिसऑर्डर भी है, क्योंकि इसमें हमारा जो नॉर्मल रिदम है, सर्कैडियन रिदम, नींद आना, वो डिस्टर्ब होता है। जब किसी व्यक्ति में ये सिम्टम दिखते हैं तो उसके लिए फिर टेस्ट किया जाता है पता लगाने के लिए कि उसको ट्रिपैनोसोमियासिस है। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है, आपका ब्लड टेस्ट जो है, ये सबसे कॉमन है। अगर आप किसी की व्यक्ति के ब्लड में पैरासाइट पाए गए हैं, ट्रिपैनोसोमा पाया गया है, तो उससे कंफर्म हो जाता है कि इसको ट्रिपैनोसोमियासिस है। और अगर वो फर्स्ट स्टेज से पार चला गया है, सेकंड स्टेज में इंफेक्शन पहुंच गया है, तो फिर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड टेस्ट किया जाता है, जो सेरिब्रम है, जो आपका सिर वाला हिस्सा है, अनफॉर्चुनेटली उसको पंक्चर करके वहां से फ्लूइड निकालकर फिर उसका जो है टेस्ट करते हैं। उसमें अगर पैरासाइट पाया गया तो कंफर्म हो जाता है कि इसको ट्रिपैनोसोमियासिस की सेकंड स्टेज स्टार्ट हो गई है। तो डायग्नोसिस जो है या तो सीरोलॉजिकल टेस्ट से होता है या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड टेस्ट से होता है। डायग्नोसिस होने के बाद जब ये कंफर्म हो जाता है ट्रिपैनोसोमियासिस है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश की जाती है। ट्रीटमेंट प्रॉपर अभी तक कोई डायग्नोज नहीं किया गया है ट्रिपैनोसोमियासिस के लिए। केवल कुछ दवाएं हैं, टोटल 6 ड्रग्स हैं, 6 दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें से भी फर्स्ट स्टेज ट्रीटमेंट इज क्वाइट इजी। पहली अवस्था में अगर इन्फेक्शन है, फर्स्ट स्टेज में अगर इन्फेक्शन है, तो उसका इलाज थोड़ा सा आसान है। सेकंड स्टेज में इलाज लगभग इम्पॉसिबल है। और फर्स्ट स्टेज में अगर किसी का ट्रीटमेंट हो रहा है तो पेंटामिडीन और स्यूरेमिन, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं। ये एक तरह की सल्फर ड्रग्स हैं। इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। यूरिनरी ट्रैक्ट के कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं इन दवाओं के लेने से, तो थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स हैं इनके। ये थोड़ी सेफ ड्रग मानी जाती है वैसे, लेकिन ये केवल फर्स्ट स्टेज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली ड्रग्स हैं। सेकेंड स्टेज का ट्रीटमेंट अगर करना है किसी का, तो फिर ये 2 ड्रग्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव हैं। मेलार्सोपोल और एफ्लोरेनिथीन, ये सबसे कॉमन ड्रग है। फैक्सिनिडाजोल ये एक ड्रग है, ये दोनों स्टेज के ट्रीटमेंट में काम आती है। फर्स्ट स्टेज का ट्रीटमेंट भी और सेकंड स्टेज का ट्रीटमेंट, दोनों में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोई भी इसमें से ड्रग टोटल ट्रीटमेंट या पूरी तरह से उपचार में सक्षम नहीं है। सिम्टम्स को थोड़ा सा डिले कर देती है, और जो व्यक्ति है अगर उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं हो पा रहा है तो वो कुछ महीनों तक सर्वाइव कर सकता है, कुछ वर्षों तक सर्वाइव कर सकता है, उसके बाद डेथ हो जाती है। और जिस व्यक्ति में सिम्टम्स नहीं दिखते हैं वो अवस्था सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसका डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करना पॉसिबल नहीं होता है। अफ्रीकी देशों में डेथ रेट इस रोग के कारण इसीलिए बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पर अधिकतर लोग बिना लक्षणों वाले होते हैं, फर्स्ट स्टेज के लक्षण नहीं दिखते हैं, इसीलिए उनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता है। और डायग्नोस करने की जो फैसिलिटी हैं, टेस्ट करने की फैसिलिटी हैं, वो बहुत प्रॉपर नहीं है। WHO ने बहुत सारा काम किया है उन क्षेत्रों में, काफ़ी सारे नए रिसर्च सेंटर और हॉस्पिटल शुरू किए गए हैं जहां पर ट्रीटमेंट प्रॉपर वे में होता है। तो अब डेथ रेट काफ़ी कम हो गया है पहले से। इन्फेक्शन के केसेस भी काफ़ी कम हो गए हैं। पहले 1 साल में यहाँ पर कुछ देशों में कई हज़ार केस आते थे स्लीपिंग सिकनेस के, अब वो केस 1000 से अंदर रह गए। 700 से 800 तक केस 1 साल में अक्सर कॉन्गो, युगांडा जैसे देशों में देखे जाते हैं। तो काफ़ी हद तक उस तरह से अब जो है उसकी रोकथाम की गई है। लेकिन लक्षणों को देखने के बाद, अर्ली स्टेजेस में अगर डायग्नोज होने के बाद अगर ट्रीटमेंट शुरू होता है तो फिर ये आसान है इसका उपचार करना थोड़ा। तो ये आपके लिए दूसरा हिस्सा है ट्रिपैनोसोमा वाले आपके टॉपिक में। तो पहले पार्ट में आप ट्रिपैनोसोमा की मार्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल को बताएंगे। दूसरे पार्ट में आप ट्रिपैनोसोमियासिस के बारे में बात करेंगे। ये आपके लिए शॉर्ट नोट के पर्पज से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट्स भी इसमें शामिल हैं।